हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल GSCG में। और आज हम फिर बात करने के लिए आए हैं 10+2 के ज्योग्राफी की। और जो ज्योग्राफी है इसकी बात हम लोग करेंगे जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है, ठीक है ना, 2022 के लिए। जैसे कि प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या 70 ऑब्जेक्टिव होता है, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं और 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होती है ना 96 होती है। और 96 में से जो 70 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें 35 बनाना होता है। 20 जो शॉर्ट सॉरी हाँ 70 ऑब्जेक्टिव में 35, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 10 और 6 जो होते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसमें से 3 बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर जो है ज्योग्राफी के साथ। तो शुरू करते हैं, चलिए। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा से ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया? ग्रिफिथ टेलर, और इसको जी टेलर भी कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। क्या होगा सही आंसर? मात्रात्मक क्रांति होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि चलिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा कि मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये कुमारी एलन सैंपल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? कुमारी एलन सैंपल के द्वारा ये कहा गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के क्षेत्र किस क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। किसके उपक्षेत्र हैं? राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो सघन जनसंख्या वाला है। तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसमें से दक्षिण पूर्व एशिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश में जनसंख्या कम पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेश में भी जनसंख्या कम पाई जाती है, नहीं के बराबर पाई जाती है, और मरुस्थल क्षेत्र में तो कहीं कहीं पाई जाती है ना। तो इस हिसाब से दक्षिण पूर्व एशिया इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा शैक्षणिक सुविधाएं। शैक्षणिक सुविधाएं इनका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक की बात हो रही है तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो अफ्रीका में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महादेश में? तो अफ्रीका में है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या क्या थी, कितनी थी?
1650 ईस्वी की बात हो रही है कि विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है 50 करोड़ थी। कितनी थी? 50 करोड़। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करता है? कार्यशील आयु का निम्नलिखित जनसंख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। क्या हो जाएगा? 15 से 59 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है? ये जो देश दिए हुए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, लातविया, फ्रांस और जापान, तो इसमें से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसके हिसाब से हो जाएगा लातविया का। ठीक है, निम्न देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लातविया का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? यहाँ पर मानव विकास सूचकांक की मापन की बात हो रही है, तो इसकी जो बात होगी तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो पहला स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा संसाधनों तक पहुँच है और चौथा ऑप्शन इनमें से यह उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो ये सभी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है? मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर महबूबुल हक। किसने किया? डॉक्टर महबूबुल हक। ये पाकिस्तान के निवासी थे, इन्होंने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादित किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि जो है वो उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक की बात करें तो किस देश का स्थान सबसे प्रथम स्थान आता है? मानव विकास सूचकांक में किस देश का जो नंबर है वो पहला है? तो ये है नॉर्वे का। मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले नंबर पर आता है नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की जो कृषि है वो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्पोत्पादन। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? पुष्पोत्पादन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि की बात हो रही है, तो सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ? तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो सहकारी कृषि सर्वाधिक सफल जो रही है ये डेनमार्क में रही है। कहाँ रही है? डेनमार्क में रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, रबर। रबर कौन सी फसल है? रोपण फसल है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? तो रबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है ना? निम्नलिखित में से किस कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिम निर्वाहन कृषि को। आदिम निर्वाहन कृषि को कौन सा कृषि कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक
आर्थिक क्रियाकलाप है। तो यहाँ हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो खेती और आखेट ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। और व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार ये भी तृतीय यहाँ पर खेती और आखेट और व्यापार, और चौथा है लौह प्रगलन, लौह प्रगलन। तो इसमें से अगर बात करते हैं हम लोग द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, लौह प्रगलन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है। इसका जो साफ साफ आंसर दिख रहा है ये जूट उद्योग है। कौन सा उद्योग? जूट उद्योग। सीमेंट उद्योग तो है नहीं, लौह इस्पात उद्योग भी नहीं है, चमड़ा उद्योग भी कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये जूट उद्योग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है, तो सही आंसर हो जाएगा कागज उद्योग ना, वन से ही कागज प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? कागज उद्योग होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खनन ये कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो खनन ना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा क्रियाकलाप आ जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। खनन कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप है? तो यह पंचम क्रियाकलाप में आएगा बाह्य स्रोतन। ठीक है, कौन सा स्रोतन? बाह्य स्रोतन। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर होगा ना। रेलों का सघनतम, रेल मार्ग का सघनतम जाल कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे? बृहद ट्रंक मार्ग जो है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एथेंस। क्या हो जाएगा? एथेंस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका सही आंसर वाणिज्यिक। चलिए क्वेश्चन कुछ डाउट में है, आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन को देखे हैं ना कि लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा जेनेवा में। कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल की बात हो रही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, चैनल टनल जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा पेरिस को लंदन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पेरिस को लंदन से जोड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है?
यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी देशों की बात हो रही है, तो कौन ओपेक का सदस्य देश है? तो इसकी जो बात है, इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा इसका डी, वेनेजुएला। निम्नलिखित दक्षिण अफ्रीकी देशों में सॉरी दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो इसका सही आंसर है वेनेजुएला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा मॉन्टेविडियो में है, मॉन्टेविडियो में है, मॉन्टेविडियो में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ना, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्रियाकलाप। कौन सा क्रियाकलाप? प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका सही आंसर होगा पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग औद्योगिक नगर है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन नगर है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? इसका सही आंसर है कैनबरा। कैनबरा, चलिए ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती। ऑस्ट्रिक द्रविड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है? सिक्किम का है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 1106 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है तो हो जाएगा ग्रामीण से नगर की तरफ पुरुष प्रवास करते हैं, गांव से नगर की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन उच्चतम है?
मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य का सबसे हाई ऊंचा स्थान है, तो ये केरल का है। मानव विकास सूचकांक में केरल का जो स्थान है वो भारत में पहला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, तो उसमें किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लक्षद्वीप की। किसकी? लक्षद्वीप। चलिए अगला है, निम्नलिखित नगरों में कौन नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित नगरों में कौन नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो बात करते हैं हम लोग आगरा, तो ये यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? यमुना। कोलकाता की बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे। किस नदी के? हुगली। आगे देखते हैं हम लोग, आगे पटना की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे, लेकिन इसका सही आंसर होगा भोपाल। वो किसी नदी के किनारे या नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सिंगरौली। क्या हो जाएगा? सिंगरौली। मथुरा में रिफाइनरी है। ठीक है, अम्बाला कैंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? तो सिंगरौली। सिंगरौली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हरित क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, कॉफ़ी। कॉफ़ी में रेशा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित राज्य की बात करते हैं, इसमें से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, राजस्थान। राजस्थान में चाय की खेती बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, केरल में भी होता है, लेकिन राजस्थान में चाय की खेती नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न फसल की बात हो रही है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है? निम्नलिखित में से कौन क्या है? खाद्यान्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का ना। मक्का खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित राज्यों की बात करें तो इसमें से कौन कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश में कपास का उत्पादन नहीं होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में भी कपास का उत्पादन किया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कपास का उत्पादन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो निम्नलिखित में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये NH 44 है। ये NH 44 है जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाता है। पहले NH 7 था, अभी NH 44 हो गया है। ठीक है, चलिए अगला जल क्या है? यहाँ पर बात हो रही है जल क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जल क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये अभी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल क्या है तो इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार का जो हरियाली प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा जल संरक्षण से ना। हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर अवस्थित है जो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर अवस्थित है जो उड़ीसा में है। चलिए, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? काकरापारा की बात हो रही है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में है? खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। खेतरी तांबा क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोकारो इस्पात संयंत्र या इस्पात केंद्र कहाँ है? तो बोकारो कहाँ है? ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। हाँ, बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड में होगा। और यहाँ पर बात हो रही है कि बोकारो इस्पात केंद्र है मिश्रित है कि निजी है कि सार्वजनिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसकी जो अगर हम बात करते हैं कि बोकारो इस्पात केंद्र है तो बोकारो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोकारो इस्पात केंद्र है क्या है? मिश्रित है कि निजी है? क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? सार्वजनिक क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? देखिए, बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में है, झरिया झारखंड में, लेकिन सिंगरौली मध्य प्रदेश के क्षेत्र इधर है। ठीक है, तो सिंगरौली इसका सही आंसर होगा जो झारखंड में स्थित नहीं है। बोकारो झारखंड में, गिरिडीह झारखंड में, झरिया झारखंड में और सिंगरौली झारखंड में नहीं है। तो इसमें से पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगरौली। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? जो इसमें से राज्य दिया हुआ है ना, इसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा असम में। असम के दिग्बोई, जो सबसे पहले तेल वहाँ खोजा गया था ना, असम के दिग्बोई में तेल का भंडार है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो कब की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा 1991 में, 1991 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक है? औद्योगिक अवस्थापन का जो प्रमुख कारक है वो कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है औद्योगिक अवस्थापन की, तो बाजार भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए और ये सभी तो चाहिए। ठीक है, तो इसमें से बाजार, पूंजी और ऊर्जा ये सभी हो जाएंगे औद्योगिक अवस्थापन के कारण। चलिए, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये होगा 1911 में। कब हुई थी? 1911 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या होगा? देखिए, हाजीपुर होगा ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर से दक्षिण गलियारा जोड़ता है
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को। उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है, उत्तर से दक्षिण का गलियारा। ठीक है, चलिए। तूतीकोरिन पत्तन कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण है। अब अम्ल वर्षा का कारण क्या है ना? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? ना 2010-11 की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 2010-11 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है उद्योग धंधे से भी होता है, मोटर वाहन से भी होते हैं, लाउड स्पीकर से भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसमें से? सभी। ध्वनि प्रदूषण के ये सभी कारण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन ही होगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं किसके लिए? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं किसके लिए? तो प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो चलिए आज तक बस यही ऑब्जेक्टिव था। थोड़ा सब्जेक्टिव पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्या है? तो पहला क्वेश्चन होता है कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र के नाम लिखिए। दूसरा है कि प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। चलिए, और तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो है लिंग संरचना से आप क्या समझते हो। चौथा क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। पांचवा है कि सहकारी कृषि क्या है। ठीक है, छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। और सातवां क्वेश्चन है साइबर स्पेस क्या है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि स्थान और स्थिति के मध्य अंतर बताइए ना। 9वां क्वेश्चन है पार कैनेडियन रेल मार्ग की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर लिखिए। और 12वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं उसको लिखना है। और 13 नंबर है कि फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है। 14 नंबर है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत में अंतर लिखना है। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत में अंतर। 16 नंबर, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों के नाम लिखिए जो गुजरात में स्थित है। भारत के सूती वस्त्र के नाम उद्योग के नाम लिखना है। चलिए 17 नंबर है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। पत्तन और पोताश्रय में अंतर बताना है। 19 में चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है क्यों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हो। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसमें से 10 का ही आंसर देना है। अगला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। ये 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 बनाना होता है। लॉन्ग टाइप में है कि रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रोपण कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। और VVI जो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये ठीक है। और अगला है कि भारत के आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका का वर्णन करें। भारत के आर्थिक विकास में किसकी भूमिका? रेलवे की। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चाय उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 3 बनाना होता है। तो भारत में खनिज तेल क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में जो खनिज तेल क्षेत्र है उसके वितरण का वर्णन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत का मानचित्र बनाइए और निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए, जिसमें से जो दर्शाना है वो पारादीप बंदरगाह को, नेवेली, कानपुर और बोध गया को दर्शाना और एक महानदी को भी दर्शाना है। तो बस आज के सेशन में इतना ही था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के साथ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को ना, और चैनल पर नए हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।